Good morning to all of you. How are you? I am also fine and you? मैं खुद आशा करता हूं तुम बढ़िया होगे, सब अच्छे होगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होगे और पढ़ाई पर भी विशेष फोकस कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अति प्रयत्न करने के बाद, बहुत घना अध्ययन करने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो इनका आप स्वाध्याय करें और देखें भी इनको। बिना वीडियो देखे आप कोई भी टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोट नहीं करें। ये मेरी आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है, विदाउट सर्विस टैक्स, कोई टैक्स नहीं ले रहा आपसे, ये मेरी एडवाइस है आपसे। तो मैं आपको कक्षा 8 के 3rd चैप्टर का बल तथा दाब जिसका नाम है, उसका आपके लिए मैं 3rd वीडियो लेकर इसको, ये 3rd वीडियो इसकी अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में इसका मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। उसके बावजूद भी आपको लगे कि इसमें कुछ ऐसा रह गया जो समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भेज सकते हैं। तो इसमें ये बिंदु लिखा हुआ है घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? डेंसिटी। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वॉल्यूम के अनुपात, उसके किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वॉल्यूम का जो अनुपात है वो उसके घनत्व के बराबर होता है। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है D = मास अपॉन वॉल्यूम। B से तो है आपका वॉल्यूम, M से है आपका मास, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आप आयतन और मास को आप बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक, तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उसके आयतन के अनुपात के, किसी वस्तु का जो घनत्व होगा उसके द्रव्यमान के और उसके आयतन के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो अब आपकी ये परिभाषा क्लियर हो जाती है। अब आपको यहां से इसकी बनानी है यूनिट, इसका बनाना है मात्रक। जब आप मात्रक बनाओगे तो आप इन दोनों वर्डों का ध्यान रखो, देखो आप परिभाषा और मात्रक इस 3 शब्द से बना सकते हैं। हमेशा याद रखना कि परिभाषा को जो है, आपकी जो डेफिनेशन है उसको आप किताब वाली नोट ना करके अपनी व्यवहारिक रूप से याद करोगे तो मेरे हिसाब से ठीक है। क्योंकि आप देखते हो कई काम ऐसे होते हैं जिनको आप करके सीखोगे तभी अच्छा लगेगा। जैसे आपने देखा है कि 3 साल से 8 साल के बच्चे की जो आयु होती है उसमें बच्चे के अंदर सीखने की जुगत ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपका नन्ना मुन्ना छोटा सा भैया 1 साल का हो जाता है तो जब वो चलना सीखता है और यूं गिरता है, नाक तोड़ता है, मुंह फोड़ता है, इधर उधर गिरता है, लेकिन चलना नहीं रोक छोड़ता ना, वो चलता है, पुनः चलता रहेगा। फिर आप वो 5 साल का हो जाता है, फिर उसने साइकिल चलाने की इच्छा बोलती, साइकिल चलाने सीखूं, तो कई बार उसके अपने हाथ पैर टूट जाते हैं, लेकिन साइकिल चलाने नहीं छोड़ता वो। जब तक आप करके नहीं देखोगे तो सीखोगे नहीं। आप कई बार सोचते हो कि मैं सब्जी बना सकता हूं, मैं रोटी भी बना सकता हूं, मैं बला 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 दुनिया भर की चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स बना सकता हूं। बातों से नहीं, जब तक आप करके नहीं देखोगे बनेगी नहीं। आपकी मम्मी रोज खाना बना रही हैं, आप रोज देख रहे हैं कि रोटी कैसे बेली जा रही है, बेलन से और चक्रे के ऊपर रख के यूं गोल गोल घुमाया और खटपट खटपट बिल गई, बन गई रोटी। ऐसे नहीं होता। एक बार यू विल ट्राई, देन यू आर सक्सेस, otherwise you let me consider to every time I will do, I can do, how can, ऐसा नहीं है। जब तक आप करके नहीं देखोगे तो सीखोगे नहीं। तो देखेंगे आप इन तीनों शब्दों में आपकी इसकी परिभाषा छुपी हुई है और इसका क्या है? मात्रक भी छुपा हुआ है। देखेंगे कैसे? मास, मास द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं हम? द्रव्यमान को किसमें फाइंड आउट करते हैं? किलोग्राम में। किसमें करते हैं? किलोग्राम में। कोई भी चीनी लेके आओ 2 किलो, आपकी मम्मी बोले बेटे धन्नू मल की दुकान पे जाओ 2 किलो चीनी लेके आओ, क्या बोलती हैं? 2 किलो। क्या बोलती हैं? 2 किलो। तो द्रव्यमान किसमें तोलेंगे? किसमें तोलेंगे? किलोग्राम बटे। अब आप बात करते हैं आयतन की। किसी चीज का आपको आयतन निकालना है, किसी चीज का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों पता हो। और तीनों की तीनों क्या है? आपकी लेंथ है। तीनों क्या है? लेंथ। और लंबाई को किस में नापते हैं आप? मीटर में। आपसे कई बार पूछा जाता है कि बेटे इस कमरे की कितनी लंबाई होगी, कितने मीटर का है ये कमरा, कितने मीटर का है, कितने स्क्वायर मीटर है, कितने स्क्वायर फीट है, तो उसको किस में नापेंगे आप? मीटर में। तो मीटर शब्द आपने लिख दिया। अब आपने देखा कि आयतन लंबाई है, उसको आपने मीटर में फाइंड आउट कर लिया, तो मीटर शब्द आ गया। अब बेटे ये सोचना है कि आयतन निकालने के लिए आपको किस किस
चीज की आवश्यकता पड़ी थी? लेंथ की पड़ी थी, ब्रेथ की पड़ी थी और हाइट की पड़ी थी। तो लेंथ के लिए एक m आ गया, एक इसके लिए m आ गया, एक इसके लिए m आ गया। अब m m m m m m तीनों को मिलाकर कुछ और शब्द मत बना देना। देखेंगे कैसे करेंगे। m 1 2 और 3 m की पावर 3। तो ये हो गया इसका मात्रक। अब आपने इसकी परिभाषा सीख ली, आपने इसकी परिभाषा सीख ली और आपने इसका मात्रक सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो इसी से रिलेटिव हैं, देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं इनका घनत्व आपका कम होता है, घनत्व इनका बढ़ता, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, या कुछ चीजों का जो घनत्व है वो हमेशा निश्चित ही रहता है। जैसे जल का घनत्व, प्रति मीटर की घात 3, ये इतना ही होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन। ठीक, ये आपका हो जाता है जल का घनत्व। और जल का घनत्व आप कई बार ऐसा भी देखते हैं 0.01 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। ये हुआ एक बिंदु। दूसरा बिंदु आपने देखा है कि एक पारा होता है, पारा, पारा धातु है, द्रव धातु। पारा अपने आप में बहुत भारी होता है, थर्मामीटर में पाया जाता है पारा। पारे की बहुत सारी खासियत होती हैं, पारे को आप कभी पकड़ नहीं सकते, इतना चिकना होता है, जहां से पकड़ेंगे वहीं से निकल जाएगा वो। अब इसका घनत्व भी आपका निश्चित होता है। मीटर की घात 3। इसको आप लिख सकते हो ये यहां जो लिखा हुआ है आपका, ये इतना लिखा हुआ है, इसको आप तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो 13,136 गुणा 10⁻²। ठीक, अब दशमलव को एक स्थान और इधर खिसका दो तो इसमें एक पावर और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगी 13.6 गुणा 10⁻3। ये होता है पारे का घनत्व। ये हुआ दूसरा बिंदु, ये पारे की बात कर ली मैं। तीसरा बिंदु आपको बता दूं, देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का जो घनत्व होता है, घनत्व डेंसिटी होती है वो अधिकतम होती है और उसका आयतन जो होता है वो न्यूनतम होता है। आयतन उसका बहुत कम होगा, उसकी डेंसिटी जो होगी बहुत अधिक होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद देखते हैं अगला। देखो बेटे, ये अगला बिंदु है आपका उत्प्लावन बल। ये उत्प्लावन बल आपने साइंटिफिक भाषा में तो नहीं पढ़ा, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में आपने बहुत बार देखा कि उत्प्लावन बल क्या होता है। जैसे आप कई बार क्या करते हो कि आप किसी ड्रम में, मान लीजिए ये आपका एक ड्रम है, इसमें जल भरा हुआ है यहां तक, जल भरा हुआ है। अब आप क्या करें कि आपसे आपकी मम्मी बोले बेटा ड्रम में से एक बाल्टी पानी ले आओ या टैंक में से एक बाल्टी पानी ले आओ। तो टैंक में से आप पानी लेने जाते हो तो क्या होता है, जैसे आप पानी बाल्टी को यहां तक लाते हो, यहां तक पानी की सतह से ऊपर तक, तब तक बाल्टी लगती है बड़ा तगड़ी भारी, और जैसे ही पानी में डुबोते हो बाल्टी हल्की। क्यों? क्यों भैया, इसमें कोई क्या जिन्न बैठा था या इसमें कोई बाहुबली बैठा था जो मतलब यूं बाल्टी पे हाथ लगा दिया तो बाल्टी हल्की हो गई? ऐसा नहीं है। इसमें क्या था, जैसे ही आप बाल्टी को नीचे खिसका रहे थे तो बाल्टी तो नीचे जाने का प्रयत्न कर रही थी अपने दाब के अकॉर्डिंग, अपने भार के अकॉर्डिंग, अपने वजन के अकॉर्डिंग, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाने का कारण, नीचे की जब कोशिश उसने की तो जल ने भी अपनी तरफ से एक दाब लगाया और उसने उसको ऊपर खिसकाने की कोशिश की, जिसके कारण उसका वजन कम हो गया। जब तक आपकी बाल्टी पानी में रहेगी तब तक आपके लिए उठाने में उसको बहुत आसानी रहेगी, और जैसे ही वो बाल्टी आपकी बाहर आ जाएगी आपको उठाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होता है ना, किसी वस्तु को जल में डुबोने पर वस्तु का जो भार, वस्तु द्वारा जो आयतन हटाया जाता है वो उसके भार के, उसके
वस्तु का जो भार आयतन में उसके भार के बराबर कमी आ जाती है, कमी की महसूस होती है। ऐसे किसी वस्तु को जल में डुबोने पर वस्तु द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए जल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगता है वही आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। मतलब जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका आयतन होगा, वो नीचे की ओर आएगी तो वह अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग स्पेस घेरेगी, अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या करेगी, जगह घेरेगी। तो नीचे से जो फोर्स लगेगा, नीचे से जो दाब लगेगी, नीचे से जो बल लगेगा, वही आपका उत्प्लावन क्या है, बल। वही आपका उत्प्लावन बल है। देखो इसी चैप्टर में हमारा एक बिंदु और है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। या आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है, उसके भार में कमी महसूस होती है। वो कमी क्या होती है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब ऐसा मान लीजिए आपका ये 5 किलो का था, 5 किलो का कोई बर्तन है, इसको आपने किसी द्रव में डुबोया तो आपको इसका जो 5 किलो वजन पहले था वो कम महसूस होगा कि अब ये कम हो गया। तो इसका जो भार होगा वो उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगा। जितना उसने उसके अंदर से जो हटाया है, मतलब मैंने आपको भी ड्रम का वो दिया था एग्जांपल, इसमें जितना उसने वो हटाया होगा उसका स्पेस वो उसकी वैल्यू के बराबर ही रहेगा। ऐसा आप कई बार देखते हो कि बाल्टी जो है वो आपकी ऊपर तक जल से भरी हुई है, ठीक। अब आपने एक मग्घा इसमें डुबो दिया। जब इसमें आप एक मग्घा को डुबोगे तो जितना भार मग्घा का था उतना पानी बाहर निकल जाएगा, मग्घा उसी स्पेस को घेर ले, उतना ही होगा जितना कि बाहर निकले। यही आर्किमिडीज का क्या था, सिद्धांत। आपने देखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बहुत सारी चीजें आपके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आप करते हो कि आपने कई बार देखा है कि एक छोटी सी जो कील होती है वो पानी में डूब जाती है और एक इतना बड़ा विशाल जहाज पानी में नहीं डूबता, एक नाव नहीं डूबती। क्यों? लोहे का नहीं डूबता। देखो एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही कील छोटी थी तो उसका क्षेत्रफल कम था, जहाज बढ़ गया उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो उसको पानी के ऊपर तैरने में आसानी होगी। नंबर एक बात। दूसरी बात, एक बहुत पहले से हम कहते चले आए हैं कि हे प्रकृति, हे भगवान, तेरी ये क्या देन है, जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, मरा हुआ पानी में तैरता रहता है। आपने सुना होगा, ऐसा देखा भी है कि जिंदा आदमी जो है पानी में डूब जाता है और मरा हुआ पानी में तैरता रहता है। क्यों? देखो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही मनुष्य जिंदा रहता है तो वो पानी में गिरने के बाद अपने बॉडी के द्वारा कोई ना कोई बल अपने ऊपर अप्लाई करता रहता है, बाह्य फोर्स या स्वसंजन बल या संजन बल, जो भी बल लगाता रहेगा। तो जब तक उसकी बॉडी की क्रियाएं चलती रहेंगी तो उसके डूबने के चांस बढ़ते रहेंगे, हिलता रहेगा। और मरने के उपरांत क्या होता है, उसकी कोशिकाएं, उसके सेल्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं वो सब मर जाती हैं। उसके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, उसकी धमनियों ने काम करना बंद कर दिया। जब धमनियों ने काम करना बंद कर दिया, उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कार्य करना बंद कर देगा तो उसकी बॉडी में पानी भर जाएगा, एयर की कमी आ जाएगी। जब एयर की कमी आ जाएगी तो वो बॉडी फूल कर ऊपर आ जाएगी। आपने कई बार देखा है कि आप कई बार मूवियां देखते होगे, जब मूवी देखते हो तो उसमें मान लीजिए हीरो का पिता मरने वाला है, गोली लग गई, विलेन ने गोली मार दी, वो मर गया। तो वो मरने से कुछ क्षण पहले अपने पुत्र को बुलाता है और वादा दिलवाता है कि तुम इसके साथ ऐसा करना, तुम इसके साथ ऐसा करना, और फिर वो मर जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर जो वहां जो हीरो होता है उसकी आंखों पर यूं हाथ करता है और उसकी आंखें बंद कर देता है। क्यों? अरे मर गया तो उसकी आंखें बंद हो जानी चाहिए, नहीं होंगी। हमारी बॉडी से जो कोशिकाएं, हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी शरीर से आत्मा के निकलने के बाद हमारी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रोक देती हैं, खत्म कर देती हैं। जब रोक देती हैं वो, तो हमारे जो पलक होते हैं ना, ये कार्य करना भी बंद कर देते हैं। जब कार्य करना बंद कर देंगे तो जो चीज जैसी थी वैसी की वैसी ही रह जाएगी। आप देखते हो कि आपकी ये खाल है, आपका शरीर है, आप उसको यूं खींच लेना, कुछ समय बाद, बहुत बूढ़े आदमी करोगे तो कुछ समय बाद वो अपनी जगह पहुंच जाएगी। लेकिन जवान के करोगे, उसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो उसकी
स्वतः ही पहुंच जाएगी। लेकिन मरी हुई बॉडी की आप इसमें खाल खींच लेना तो वो वहीं की वहीं रह जाएगी, क्यों? उसकी कोशिकाओं ने कार्य करना बंद कर दिया। ये सारी चीजें हमारे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही सीखी हैं। देखो ये सिद्धांत अगला पिलवन का सिद्धांत। पिलवन का सिद्धांत के अनुसार क्या है? देखो, जिन वस्तुओं का जो घनत्व है द्रव के घनत्व से अधिक है, द्रव के घनत्व से अधिक है, वो वस्तुएं द्रव में पूरी तरीके से डूब जाती हैं, पूरी तरीके से डूब जाती हैं। और जिन वस्तुओं का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व के बराबर है, वो पूर्ण रूप से डूबी हुई तैरती हैं, पूर्ण रूप से डूबी हुई तैरती हैं। और जिनका घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है वो आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है, मतलब आधा हिस्सा डूब गया, आधा हिस्सा तैर रहा है। इस चीज को आप फाइंड आउट करने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, P बराबर HDG, जिसमें P आपका दाब है, H आपका ऊंचाई है, D आपका घनत्व है और G आपका गुरुत्वीय त्वरण है। अब मैं इस सिद्धांत के अनुसार इस फॉर्मूले की सहायता से एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको ये जो प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था P बराबर HDG, जिसमें देखो क्वेश्चन पे अब आ जाए हम। 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर, 50 मीटर गहरे मतलब नीचे घुस जाओ, 50 मीटर तली पर दाब ज्ञात कीजिए। नीचे जाकर 50 मीटर नीचे जाने के बाद आपने देखो कई बार देखा होगा कि जब हम घर पे होते हैं तो हर एक गांव में सरकारी ट्यूबवेल होगा, देखा होगा आपने। और सरकारी ट्यूबवेल की जो बड़ी वाली वो होती है ना, कुइया जैसे बोलते हैं, वो काफी गहरी होती है, लगभग कितनी कम होगी फिर भी 7-8 फीट 10 फीट तक होती है। तो आप जैसे ही उसमें यूं जंप करते हो तो आप चले तो जाते हो नीचे, लेकिन आफ्टर सम टाइम झट से ऊपर आ जाते हो। तो वही चीज यहां ज्ञात करनी है। देखो 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब ज्ञात करो, जबकि समुद्र के जल का घनत्व, उसकी जो डेंसिटी है समुद्र के जल की, जिस जल में आप कूदे हो, जिस जल में गहराई की बात हो रही है, उसकी डेंसिटी इतनी दे रखी है, और उसमें जो गुरुत्वाकर्षण जो बल कार्य कर रहा है, जो गुरुत्वीय त्वरण जो कार्य कर रहा है, वो इतना है। तो आपको दाब ज्ञात करना है बेटे। P बराबर आपको फाइंड आउट करना है। गहराई कितनी दे रखी है? 50 मीटर, और घनत्व D बराबर दे रखा है आपका 0.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, और G का मान भी दे रखा है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो G के दो मान होते हैं, एक तो होता है 9.8 और एक लिख देते हैं हम 10। देखो आपने 6 और 7 में सिग्निफिकेशन मार्क्स पढ़े होंगे, सिग्निफिकेशन नंबर, सार्थक अंक। जब हम सराउंडिंग में चलते हैं तो दशमलव के बाद अगर संख्या 5 है और या 5 से अधिक है, 10 से कम है और 5 से अधिक है या 5 है, तो उस संख्या को इधर वाली संख्या में एक संख्या बढ़ा देते हैं, पूरी कर देते हैं। अगर यहां होती 4 तो इसको एक्चुअली लिखते हैं, ये 5 से अधिक है, 9.8 है तो 10 के नजदीक नियरेस्ट है, तो उसको हम पूरा 10 मान लेते हैं। 10 मानने से दो फायदे होते हैं, एक तो तुम्हें बुद्धिजीवी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, गुणा करने में आसानी हो जाती है, दूसरा आप कहीं मिस्टेक भी नहीं करते। जब मिस्टेक नहीं करोगे तो मेरी अनुसार आपको मार्क्स भी ठीक ठाक से मिल जाते हैं। अब ये सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। P बराबर H का मान है 50, डेंसिटी 1.01 इंटू 10⁻³ और G का मान 10। अब देखो 10 की गुणा करें आप, पहले आसान कार्य कर लें। 50 की गुणा 10 से करेंगे कितना हो जाएगा? 50 ढाई 50 को तो पहाड़ा याद नहीं होगा तो मान लीजिए 5 की 1 से करो 5, और ये 0 एक ये है और एक 0 ये है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू, अब इसको आप ऐसे ही लिख लो एक बार, इंटू 10⁻³। अब आप जब 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो
पता ही नहीं। अरे 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 बन जाए 1, सॉरी 5, तो ये हो जाएगा 5.05 इंटू 10⁻³ पास्कल। एक मिनट देखेंगे, देखो बेटे जब गुणा करते हैं ना आप, तो आपको बताया गया होगा कि गुणा दशमलव में कैसे करते हैं। अगर दशमलव में गुणा करनी तुमसे नहीं आती तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं, इसको आप जिंदगी भर मत भूलना। इसको आप इतना लिख लो, दशमलव को आप भूल जाओ। अब गुणा करने के बाद जो यहां पर वैल्यू आए लास्ट में, उसमें 2 के बाद दशमलव लगा देना, 2 के बाद दशमलव लगा देना, बात खत्म। ठीक, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इस चैप्टर में कोई भी चीज आपकी कोई भी क्यूरी बची हो तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप ठीक तरीके से देखेंगे। देखना जरूर, वीडियो को आप अपनी पीडीएफ से कार्य नोट करने से पहले वीडियो को एक बार जरूर देखें। नहीं देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।